आप ये मत समझना कि आने वाला सांसद करनाल की सीट से चुना जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मनोहर लाल जी, उनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उन्हें आज सांसद का टिकट देकर भेजा है। पूरे हरियाणा की जनता आज करनाल के लोगों की तरफ, घरौंडा के लोगों की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो 9.5 साल प्रताड़नाएं मनोहर लाल जी ने समाज के सभी वर्गों को पहुंचाई है, क्या करनाल की जनता उसका हिसाब किताब करेगी? पूरे हरियाणा की नजर आज एक एक करनाल के मतदाता के ऊपर है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। आज पूरे प्रदेश का व्यापारी करनाल के एक एक व्यापारी की तरफ नजरें लगाए हुए देख रहा है कि 9.5 साल जो जुल्म इस सरकार ने व्यापारी वर्ग पर करने का काम किया है, क्या करनाल के व्यापारी उसका हिसाब किताब लेंगे या नहीं लेंगे? आज पूरे प्रदेश के नौजवान, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख था, उसी प्रकार से आज वो आपकी ओर देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हमने सराखों पर बिठाया, जिस व्यक्ति को 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और उस व्यक्ति ने पूरे हरियाणा के नौजवानों को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। आज पूरे प्रदेश के नौजवान बेरोजगार करनाल और पानीपत के नौजवानों की तरफ देख रहे हैं। आज पूरे प्रदेश का किसान आपकी ओर देख रहा है। आज गरीब आदमी जिसका महंगाई की मार से जीना दुभर हो रखा है, आज वो सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि 9.5 साल मनोहर लाल जी ने जो कुकर्म किए हैं, जो 9.5 साल का उनका कुशासन रहा है, क्या करनाल के मतदाता उन सभी कुकर्मों का हिसाब किताब लेंगे? तो इसलिए ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। 9.5 साल बहुत होते हैं। मैं तो एक फिल्म का जिक्र करता हूं, नौजवान साथियों ने देखी होगी। एक अनिल कपूर की फिल्म आई थी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री अनिल कपूर जी को बनाया जाता है। फिल्म का नाम था नायक फिल्म में देखकर पता लगता है कि एक दिन के मुख्यमंत्री की कलम में कितनी ताकत होती है। क्या मनोहर लाल जी की कलम में वो ताकत नहीं थी? क्या मनोहर लाल जी, पूरे हरियाणा को तो हम बाद में देखते हैं, क्या मनोहर लाल जी ने अपने इलाके का, अपने जिले का, अपनी लोकसभा के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपको महसूस हो कि आप लोग सीएम सिटी के बाशिंदे हो, सीएम डिस्ट्रिक्ट के बाशिंदे हो? मैं ये बात बार बार कहता हूं क्योंकि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की पूजा करने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर मनोहर लाल जी ने हरियाणा की जनता के हित में काम किए हैं तो मैं खुद कह रहा हूं कि आपका फर्ज बनता है कि आप मनोहर लाल जी को वोट दें।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मनोहर लाल जी ने कोई भी ऐसा काम बतौर मुख्यमंत्री आपके हित में, आपकी आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं किया, तो आपका धर्म बढ़ता है कि आप मनोहर लाल के खिलाफ बोलो। राजा राजा मुद्दे बहुत हैं, लोकल समस्याएं भी बहुत हैं, मैं ज्यादा उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 9.5 साल बतौर मुख्यमंत्री रहते रातों रात क्यों बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया? ये सवाल रात को जब सिरहाने सो तो सोचना। एक व्यक्ति को चलती सरकार में अगर मुख्यमंत्री पद से उतारा जाता है तो उसके 2 कारण होते हैं। या तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, लेकिन मनोहर लाल जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं तो ईश्वर से ये भी दुआ करता हूं कि उनकी उम्र लंबी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अगर उनकी सेहत ठीक है तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो चलती सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री से हटा दिया? दूसरा कारण ये है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को ये समझ में आ गया कि करनाल की जनता और हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी से खुश नहीं है। इसलिए बीजेपी ने उनको रातों रात मुख्यमंत्री पद से उतार दिया और उनके माथे के ऊपर जीवन भर के लिए नाकाबिल नाकारा मुख्यमंत्री का ठप्पा लगा दिया। अब एक सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आगे पूछना है। जो लोग कोई इधर उधर की बात करें तो आप उनसे एक सवाल पूछना। एक व्यक्ति जिसके माथे के ऊपर नाकाबिल नकारा मुख्यमंत्री का ठप्पा लगा हो, कलंक लगा हो, क्या करनाल की जनता ऐसे व्यक्ति को सांसद के रूप में स्वीकार करेगी? ये सवाल मैं आपसे नहीं करेगी। इस बात के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं। ये 2 अर्थी बात है कि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को अब करनाल की जनता सांसद के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। ये सरकार समय समय पर इनके खिलाफ जो उठती आवाजें हैं उनको ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं। जिस दिन मेरी टिकट का ऐलान हुआ उसी दिन से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। झूठे मुकदमों का हवाला देकर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमे मेरे ऊपर जरूर दर्ज हैं, मेरे ऊपर 1 नहीं 5 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन 5 के 5 मुकदमे हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के नौजवानों की, हरियाणा के छात्रों की आवाज उठाने को लेकर दर्ज है। एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का या किसी और गलत काम का नहीं है। मुकदमे भी झेल रहा हूं, जेल भी 2 बार जाके आया हूं, लेकिन पिछले 12 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूं। आप जैसे साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर आज पार्टी ने ये फैसला लिया कि इस 31 साल के नौजवान को, जो सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि मेरे घर में आज तक किसी ने विधायकी का छोड़ो पार्षदी का भी चुनाव नहीं लड़ रहा। आज पार्टी ने मुझे आपके बीच में भेजा है। मैंने 3 चुनाव आज तक लड़े हैं। पहला मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना, दूसरा मैं NSUI जो छात्र इकाई है उसका प्रधान बना, तीसरा मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। ईश्वर की कृपा हमेशा अपार रही है। ईश्वर ने तीनों चुनाव के अंदर मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है।
मेरे साथियों का, नौजवान साथियों का सहयोग रहा है। तीनों चुनाव में बाजू पकड़ के ईश्वर ने पार लगाने का काम किया है और जो करनाल की हवा महसूस मैं कर रहा हूं, क्योंकि कल भी मैं आसन हल्के के अंदर था। अभी आपने देखा होगा 5 दिन पहले गांव के अंदर तो मनोहर लाल जी का डटकर विरोध हो रहा है। गांव वालों ने तो ऐसा इलाज बांध दिया है कि गांव की फिरनी से भी मनोहर लाल जी जा नहीं सकते। गांव वालों ने तो मोर्चा कर रखा है बुलंद, काले झंडे दिखाए और मनोहर लाल जी को जेड सिक्योरिटी जो ले रखी है, वो जेड सिक्योरिटी भी गांव में घुसा नहीं पाई, वहां से उल्टे पैर वापिस आना पड़ा। और कल उन्हीं गांव में आपका ये बेटा, आपका ये भाई गया। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन गांव में मनोहर लाल जी का विरोध हुआ, उन दोनों गांव के अंदर आपके इस बेटे को लड्डुओं में तोड़कर स्वागत किया गया। करनाल की फिजा और हवा बदल रही है और करनाल ने पहले भी बड़े बड़े लोगों की पीएचडी तोड़ने का काम किया है और मुझे लगता है कि इस बार दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा। और मनोहर लाल जी को उनकी पार्टी ने तो मुख्यमंत्री पद से हटाया है। मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस बार उनको परमानेंट रिटायर करके यहां से भेजने का काम करेगी। अब भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। मेरे मुकदमों को लेकर लगातार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह चलते चुनाव में मेरे को जेल में भेज दिया जाए। मैं बताना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं को, आज भी एक केस के अंदर गुड़गांव से जमानत लेकर आपके बीच में आया हूं। इनको हजम नहीं हो रहा। एक क्लर्क का लड़का, एक रिटायर्ड क्लर्क का लड़का सत्ता की कुर्सी पर बैठे अहंकारी लोगों के सामने सवाल पूछ रहा है। इनको ये हजम नहीं हो रहा। मेरे को तो जमानत 3 दिन पहले भी मिल गई थी और आज भी मिल गई है। मैं तो मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल जी को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे को तो अदालत से जमानत मिल गई है। आप जरा जनता की अदालत में तो आइए, जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। लेकिन युवा जोश के साथ होश संभालना बहुत जरूरी है। वो होश संभालेंगे कौन? मेरे बुजुर्ग। युवा शक्ति ने ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन जोश के साथ होश संभालना बहुत जरूरी है। ये फेविकोल का ऐसा जोड़ है, युवा शक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद। ये अगर फेविकोल का जोड़ जुड़ जाए तो बड़े से बड़ा किला भी हम लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे। नौजवान साथियों को मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये भाई किसी का छोटा हो, किसी से बड़ा हो। इस चुनाव की बागडोर मैं अब आपके कंधों पर सौंपता हूं। इस चुनाव की बागडोर मैं अब अपने बुजुर्गों के हाथों में सौंपता हूं। और ये मत सोचना कि आज आपके बीच में आकर ये बात कह गया। चुनाव का नतीजा या तो आप जानते हैं या ईश्वर जानता है। 31 साल की उम्र है। ईश्वर ने जितने श्वास इस शरीर में दिए हैं, आपसे एक वादा करता हूं, नतीजा कुछ भी रहे, आपने जो इतना प्यार, मान, सम्मान, आशीर्वाद दिया है, सारी उम्र आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। राजा, राजा, और ये चुनावी बागडोर आपके हाथों में सौंप के जा रहा हूं। नौजवानों के कंधों पर ये बोझ डालकर जा रहा हूं। पर एक बात याद रखना कि दुनिया की रिवायत से थोड़ा अलग चलता हूं।
जिन कंधों पर बोझ डालता हूँ उन्हें सारी उम्र याद रखता हूँ, उन्हें सारी उम्र याद रखता हूं। और मनोहर लाल जी, जो प्रताड़नाएं आपने हरियाणा के लोगों के साथ की है, अब आप झोली फैला फैला कर जो वोट मांग रहे हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। मनोहर लाल जी, रण अब ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। राजा 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 राजा। मन तो नहीं है आपके बीच से मैं इजाजत लूं, क्योंकि सारा परिवार अपना बैठा है, लेकिन प्रचार की जो समय सीमा है वो 10 बजे तक है और अगला एक और कार्यक्रम निर्धारित है। मैं तो आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपसे बस यही निवेदन करके जाऊंगा। मानता हूं कई व्यापारी हैं जो ये बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, मानता हूं कई खुल के हमारा पटका पहनकर हमारे बीच में नहीं आएंगे, और मैं आपको धक्का भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। ये सरकार आपकी मजबूरी समझे ना समझे, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि सच्चे और झूठे के अंदर आप जो है वो फर्क बड़ी आसानी से कर सकते हो। सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से आज आपके बीच में वोटों की अपील करने आया हूं। आपके बेटे की बात अगर आपके दिल को छू जाए तो चाहे पटका कांग्रेस का ना पहनना, लेकिन 25 तारीख को ईवीएम का बटन उस बंद कमरे के अंदर पूरी जोर के दबा के आना। जितना गुस्सा आपके अंदर है वो सारा का सारा गुस्सा उस ईवीएम मशीन के ऊपर उतारना है। आपने यहाँ पहुंचकर इतना मान सम्मान प्यार आशीर्वाद समर्थन दिया, सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय